छात्रों, प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों के मेल से बना है, पब्लिक प्लस मिनिस्ट्री। पब्लिक का अर्थ किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले किसी राष्ट्र के सभी नागरिकों से मतलब है, जो सभी प्रकार के नागरिक उसमें आ जाते हैं, सारे लोग। और एडमिनिस्ट्रेट शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक मीनिंग होता है टू मैनेज द अफेयर्स, तो किसी चीज की व्यवस्था करना। जब किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई लोग आपस में मिलके सहयोग स्थापित करके उस उद्देश्य की स्थापना प्राप्त करते हैं, तो उसे व्यवस्था कहते हैं या संगठन कहते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि सरकार के क्रियाकलापों से जुड़ा है, आज सरकार के कार्य जो है काफ़ी विस्तृत हो चुके हैं। आज के प्रशासन का स्वरूप कोई पुलिस राज्य नहीं रह करके लोक कल्याणकारी राज्य हो गया है। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट सर्व्स होम टू टोम, यह गर्भाशय में शिशु की देखभाल से लेकर कब्रगाह तक सभी प्रकार की व्यवस्था में जुड़ा रहता है। ठीक इसका उल्टा निजी प्रशासन है, जो किसी खास उद्यमी कंपनियों, संयुक्त कंपनियों के समूहों के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बनाया जाता है। बट लोक प्रशासन एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा आम लोगों के सभी प्रकार की व्यवस्था और नीतियों के क्रियान्वयन का काम जिस एजेंसी के द्वारा होता है, उसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। सरकार के 3 अंग हैं। तीनों अंगों में कार्यपालिका शाखा नीतियों का क्रियान्वयन करता है, इसलिए सरकार द्वारा तमाम प्रकार के नीतियों के क्रियान्वयन करने वाले शाखा को ही लोक प्रशासन कहा जाता है। एल डी वाइट का कहना भी है कि वे सभी प्रकार की क्रियाएं जो सरकार द्वारा संपादित की जाती हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। लोक प्रशासन के जन्मदाता प्रोफेसर वुड्रो विल्सन, जिन्होंने 1887 में एक लेख छपाया था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जर्नल में 1887 में, उस लेख का शीर्षक था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों दो चीज़ें हैं, डाइकोटोनॉमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स का काम टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। इसलिए दोनों में बाइफर्केशन होना चाहिए। क्योंकि लोक प्रशासन की समस्याएं और आम जनता से जुड़ी रहती हैं। अगर प्रशासन दक्ष, मितव्ययी, कारगर नहीं होगा तो लोगों की समस्याएं बढ़ेगी। अमेरिकी प्रशासन 19वीं सदी में इन्हीं तंग परिस्थितियों को झेल रहा था। वहाँ लूट प्रथा कायम थी, अयोग्य लोग पब्लिक सर्विस में थे। अमेरिकी राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या 1892 में एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर ने कर दिया, जिससे अमेरिका के लोगों में ये एक समस्या उत्पन्न हुई कि सारी समस्याओं का जड़ प्रशासन ही है। इसलिए प्रशासन एक अलग विषय के रूप में इसका स्टडी अलग होना चाहिए। पॉलिटिक्स जो राज्य और सरकार के अन्य गतिविधियों का अध्ययन करती है, जो नीतियों के निर्माण से संबंधित है, उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में, और प्रशासन जो नीतियों को क्रियान्वित करती है, उसका अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत होना चाहिए। इस तरह राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन एक अलग विषय के रूप में पृथक हुआ। उसी परिस्थिति में भारत में भी पब्लिक सर्विस जो है की शुरुआत, मेरिट सिस्टम ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत 1853 से होती है। उससे पहले जब भारत इंग्लैंड के अधीन था और भारत में नौकरशाही की जो व्यवस्था थी वह संरक्षणवादी व्यवस्था थी, पैट्रन सिस्टम था।
मतलब जो ब्रिटिश हुकूमत जिसको चाहती थी उसी को अच्छे पद देती थी, अयोग्य लोग को भी उसके लॉयल्टी के आधार पर पदों को बांटा जाता था, ना कि योग्यता के आधार पर। जो बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि के माध्यम से जो दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ और पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करने के लिए दो प्रकार की ब्यूरोक्रेसी की जो शुरुआत की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसका नाम था एक कवर्नांस सर्विसेज, नॉन कवर्नांस सर्विसेज। कवर्नांस सर्विसेज में कंट्रेक्चुअल ऑफिसर्स होते थे, बड़े ओहदेदार होते थे जो प्राय यूरोपियन ही होते थे, और नॉन कवर्नांस सर्विसेज जिनके साथ किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होता था, वो भारतीय होते थे, वो लोअर पोस्ट पर होते थे, और उनके नियुक्ति का आधार लॉयलिटी था कि ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वह कितना लॉयल है। इसलिए यह ब्यूरोक्रेसी की जो शुरुआत की गई, इस शुरुआत में भी कई प्रकार की कठिनाई आई और यह ब्यूरोक्रेसी करप्शन के जाल में फंसता गया, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इन सर्विसेज की ब्यूरोक्रेसी की पब्लिक सर्वेंट जो ब्रिटिश सरकार के कारिंदे थे उनको घूस और उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। सरकार को ब्रिटिश पार्लियामेंट को कानून बनाने की आवश्यकता भी इसलिए पड़ी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारिंदे भ्रष्टाचार, अकुशलता, अक्षमता के जो है यथार्थ हो गए, और इसके वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नकेल डालने के लिए ब्यूरोक्रेसी में सुधार करने का सिलसिला शुरू किया। तो 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार भारतीयों को सिविल सेवा के परीक्षा में बैठने की छूट दी गई, और इंग्लैंड में 1855 में यह परीक्षा आयोजित हुई थी। ब्रिटिश सरकार अपने ब्यूरोक्रेसी के लिए किया था, लेकिन इंडिया में पहले। उसी प्रकार फ्रांस में नीलामी पद्धति थी, जो बड़े ओहदेदार पदों को के लिए बोलियां लगाई जाती थी, और उस पद से जो जितना अधिक धन देते थे वो पद को खरीद लेते थे, मेरिट का कोई मतलब नहीं था। तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, भारत, अन्य देशों में ब्यूरोक्रेसी का मेरिट सिस्टम नहीं था। प्रशासन दक्ष नहीं होकर अकुशलता, अमितव्ययता का शिकार था, दक्षता का अभाव था, जिससे आम लोगों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए प्रशासन एक अलग और स्वतंत्र विभाग के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस हुई। प्रोफेसर वुडरो विल्सन ने 1887 में एक अलग विषय के रूप में इसे स्थापित करके नई रेखा खींच दी। इसी को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी विचारक प्रोफेसर जीन बेनिन ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था डायकोटोनमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोफेसर विल्डो की बात की पुष्टि किया। 1916 में प्रोफेसर एल डी वाइट ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखकर इस विषय को एक सहेजा और पाठ्यक्रम के रूप में व्यवस्थित किया। इस विषय की पहली पाठ्य पुस्तक की यह पुस्तक मानी जाती है जो एल डी वाइट द्वारा लिखी है 1916 में। तो विकास के विभिन्न चरणों में लोक प्रशासन एक परिपक्व विषय के रूप में स्थापित हो चुका है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसके परिभाषा को भी देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा को दो भागों में बांट के लोग स्टडी करते हैं। एक संकुचित दृष्टिकोण मानते हैं, एक व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के मानने वाले प्रोफेसर इस विषय के जन्मदाता प्रोफेसर वुडरो विल्सन हैं, जिन्होंने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, कि सरकार कानूनों की व्यापक और व्यवस्थित अभिव्यक्ति है। सरकार द्वारा जो नीतियां निर्मित विधि के अनुकूल की जाती है उसको जो क्रियान्वित करती है वही शाखा लोक प्रशासन है। उसी प्रकार प्रोफेसर एल डी वाइट ने भी कहा कि वह सभी प्रकार की क्रियाएं जो लोक प्रशासन द्वारा संपादित की जाती है वो लोक प्रशासन है। फिफ्नर ने कहा कि चाहे टकसाल में सिक्का ढालना हो या एक्सरे मशीन में व्यक्ति का एक्सरे खींचना हो, सभी काम लोक प्रशासन ही करती है।
साइमन ने भी लोक प्रसाद के संकुचित दृष्टिकोण का समर्थन किया। डीमॉक ने कहा कि लोक प्रशासन का तात्पर्य व्हाट एंड हाउ से है, क्या करना है, कैसे करना है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने लोक प्रशासन को अपने ढंग से व्यवस्थित किया। लूथर गुलिग ने इसको पोस्टकॉर्ड की अवधारणा दी। उसने संकुचित दृष्टिकोण का समर्थन किया। लोक प्रशासन के चिंतकों में इसकी परिभाषा को लेकर दो प्रकार के दृष्टिकोण आते हैं। एक कहते हैं व्यापक दृष्टिकोण, एक संकुचित। व्यापक मत वाले मानते हैं कि लोक प्रशासन सिर्फ लोक नीतियों के क्रियान्वयन से ही संबंधित ना होकर विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में भी जो व्यवस्था का काम होता है वह तो प्रशासन ही करता है। इस लोक प्रशासन का दृष्टिकोण व्यापक है, सिर्फ मुख्य कार्यपालिका का ही स्टडी नहीं, प्रशासन से जुड़े ऊपर से नीचे सभी प्रकार के कार्मिकों के योगदानों का अध्ययन भी व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। और संकुचित मत वालों का मत है कि लोक प्रशासन का काम मुख्य कार्यपालिका का अध्ययन करना, कार्यपालिका शाखा से जुड़ा है, अर्थात लोक नीतियों का क्रियान्वयन अध्ययन करना ही लोक प्रशासन है। व्यापक मत के दृष्टिकोण को अगर मानते हैं तो राजनीति विज्ञान का दायरा बहुत सीमित हो जाता है। इसलिए लोक प्रशासन को अगर व्यवस्थित और अच्छे ढंग से स्टडी करना है तो संकुचित मत वाले का मत मानना ज़्यादा सर्वमान्य होगा। इसलिए लोक नीतियों का क्रियान्वयन करने वाली शाखा को ही लोक प्रशासन कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में हम लोग नेचर स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे।